हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। ठीक है, देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये जो हमारा कोर्स है इसके आज हम सेकंड यूनिट करेंगे, जो कि फिलोसफिकल प्रीमाइसेस। देखो, बहुत इजी यूनिट है ये, बहुत इजी। आपको बस बेसिक चीज़ें समझनी है। जैसे देखो, प्रीमाइसेस का क्या क्या मतलब होता है। वैसे प्रीमाइसेस का मतलब होता है, जैसे पर्टिकुलर कोई घर होता है ना, कोई घर है, कोई एक एरिया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बस ये साफ, ये इस पूरी यूनिट में हम समझेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से फिलोसफिकल एंगल्स थे, कौन से सोशल उसमें एलिमेंट्स थे, और किस चीज़ को वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी यूनिट है ये, ठीक है, और बहुत आसान भी है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बस इसमें एक लाइन, यहाँ पे पूरे इसमें एक बस बात ध्यान रखनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ विजन डॉक्यूमेंट फॉर ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन विज़न था ना, वो था ओवरऑल वेलफेयर, मीन्स सभी लोगों का वेलफेयर। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट विज़न था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, एक पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, वो आपको पता है कि सीरियसली डिबेट के बाद बना था। तो अगर हम बात करें कि 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था, और जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। ठीक है, तो ये दो डेट ध्यान रखनी है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपर बन के तैयार हो गया, मीन्स हमने प्रॉपर उसको अडॉप्ट कर लिया, वो है 26 नवंबर डेट। लेकिन जब लागू हुआ वो हुआ था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, ये क्योंकि ये ऐसे जो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते, तो यहाँ बस आपको इस दो डेट को ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखो किसकी बात करता है। वो बात करता है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और जो सिटीजन्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करना। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर से मैं बोलता हूँ, क्या तीन चीज़ें हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट ऑफ द सिटीजन उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, देश की जो सोवरेनिटी है उसकी बात करता है, एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि कोई बाहर, कोई जो थर्ड पार्टी है, कोई आउटसाइड जो कंट्री है, उसका कोई हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली फ्री, हम बिल्कुल आज़ाद मुल्क हैं, ये मतलब होता है सोवरेनिटी का। ठीक है, और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का मतलब ये है कि हम सभी एकजुट हैं। तो ये कुछ बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है। तो अभी देखो, यहीं से आपको एक चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। हमारा जो ये था ना फिलोसफिकल प्रीमाइसेस, जब आपने आप आंसर में लिखेंगे ना, देखो मैं आपको बस एक छोटी सी चीज़ बता दूं, अच्छा आंसर और एक गंदे आंसर में क्या फ़र्क होता है। जो बेकार आंसर होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, अपना बना के लिखते हैं कुछ भी। लेकिन आप याद रखें, कोई भी एग्जामिनर जो है, कोई भी प्रोफेसर होगा, आपको उसकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझना होगा। तो आप अपनी आंसर सीट में ना ये चीज़ें ज़रूर लिखें, जो ये यहाँ पे जैसे मैंने जितना भी अंडरलाइन किया है, और मैं आपको समझाऊंगा अभी, तो ये जैसे टर्म्स आनी चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फिलोसफिकल प्रीमाइसिस क्या है। वो है बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन आर प्रोटेक्टेड, एंड सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये वर्ड जब आपके आंसर राइटिंग में होंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम कि नेशनल मूवमेंट जो हमारा पूरा, आपको पता ही है, पूरा हमने जो नेशनल मूवमेंट खड़ा किया ब्रिटिश के खिलाफ, तो उसमें जो बातें थी, एक बात बताओ, जो नेशनल मूवमेंट के पीछे जो सबसे मेन वजह थी वो क्या थी। हम यही तो चाहते थे ना कि हमें फ्रीडम मिले, हमें अपने अधिकार मिले। ठीक है, जब सोच के देखो, हम वही चीज़ जो ब्रिटेन से मांग रहे हैं, जब हम आज़ाद हुए तो हम क्या अपने लोगों को नहीं देंगे? ऑफ कोर्स हम देंगे। तो ये फिलोसफिकल जो प्रीमाइसिस के ही अंतर्गत ये हैं चीज़ें, क्या क्या, कि जो नेशनल मूवमेंट हमारा पूरा चला। इसके अलावा कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया, जो कि 1925 में ये आया था। तो कुछ नहीं, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बातें की गई हैं कि जब देश आज़ाद होगा, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो उसमें किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रेफरेंस के लिए आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। नेशनल मूवमेंट, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया 1925, इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में, साप्रू रिपोर्ट 1945 में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन्होंने भी किस चीज़ को अश्योर किया था, इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द पीपल, इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ द कॉन्साइंस, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, फ्री असेंबली, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, मेकिंग द फंडामेंटल राइट आर जस्टेबल राइट।
तो कितने सारे पॉइंट आ गए। ये जो हमने तीन चार चीज जो रेफरेंस उठाए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो हमारा सबसे मेन टारगेट था वो क्या क्या था, मैं आपको बता चुका कि फ्रीडम हमें मिले, ओपिनियन फ्री, हम असेंबली कर सकें, इक्वालिटी हो, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, लिबर्टी हो, यही सारी चीज़ें थी। सेम कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया में भी इन्हीं चीज़ों के बारे में था, नेहरू रिपोर्ट में भी और ये साप्रू रिपोर्ट। तो ये जो सारी रिपोर्ट हमने देखी, इन सब में भी इन्हीं वैल्यूज़ की, इन्हीं फिलोसफिकल एंगल्स की बात की गई थी, और ये सारे हमने फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाए भी। ठीक है, तो ये सारे आपके आंसर में ये लिखना आपको आना चाहिए, ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमारे प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको पता है जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीमेबल है उसमें क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वहाँ देखो कौन कौन से वर्ड हैं, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, रिपब्लिक है, ठीक है, सोशलिस्ट है। तो ये सारे वर्ड अगर देखो मैं आपको जस्ट बताता भी हूँ एक बार। जैसे अगर हम यहाँ बात करें प्रीमेबल, इसमें देखो अगर हम जस्ट मिनट, तो ये देखिए क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप जो टर्म देखेंगे वो क्या है, सोविजियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। तो ये जो सारे जो वर्ड हैं, ठीक है ना, यही हमारे, ये देखो एक्चुअल में ये जो पेज है ना, ये जो प्रीमेबल का जो पेज आपको दिख रहा है जिसमें जो वर्ड्स मैंने आपको बताए, यही हमारी रियल में फिलोसफिकल एंगल है, यही फिलोसफिकल प्रीमाइसिस आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड हैं, तो यहाँ जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये जो ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट थे, ठीक है, जो नेशनल मूवमेंट में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया 1925, नेहरू रिपोर्ट 1928, साप्रू रिपोर्ट 1945, ठीक है, और नेहरू का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इन सभी में इन चीज़ों पे जोर दिया गया और वही सब हमने अपने अपनाए भी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अब आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बैकग्राउंड। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसमें हर एक सेक्शन से मीन्स इंडिया, ये इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंटेड ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द इंडियन पीपल। मीन्स उसमें प्रिंसली स्टेट के मेंबर भी थे, उसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ के मेंबर भी थे, ठीक है, इसके अलावा उसमें SC ST के मेंबर थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, वुमेन भी थी। ठीक है ना, तो इसका मतलब हर एक सेक्शन से जो लोग हैं वो चुन के गए थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। फिर कुछ रेफरेंस में आपको ध्यान रखना है, यहाँ माधव कौशल जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ने हमारी, वो रिमार्केबल इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती थी। तो रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है अद्भुत, और इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी का मतलब, इंटेलेक्चुअल होता है जो ज्ञानी लोग होते हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बुद्धिमान, और डाइवर्सिटी आपको पता ही है विविधता। तो इसका मतलब इन्होंने कहा है, माधव कौशल ने अपनी बुक में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ कहा है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो रिमार्केबल इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी को शो करती है। मीन्स उसमें बहुत अलग अलग विविधता, अलग अलग जगह से, अलग अलग सेक्शन से जो बिल्कुल इंटेलिजेंट जो लोग थे वो आए और उन्होंने अपनी बातें रखी, खूब सारी डिबेट हुई, और उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है। ठीक है, तो माधव कौशल का आप रेफरेंस जरूर याद रखें। इसके अलावा ऑस्टिन जो हैं, ऑस्टिन ने भी अपनी एक बुक लिखी। ठीक है, तो ऑस्टिन्स के वर्ड्स क्या थे, ऑस्टिन ने कहा कि चार लोग, कौन कौन, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने कहा कि इन चारों ने फॉर्म की एक ओलिगार्की विद इन द असेंबली। ठीक है ना, तो ओलिगार्की का मतलब होता है एक ऐसा संगठन बना देना, एक मजबूत, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप करना जिसमें ये जो चार लोग हैं, मीन्स ऑस्टिन के वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आपको ये नहीं कहना है कि उसमें सिर्फ असेंबली में तो इन चार लोगों की ही चलती थी, ये गलत हो जाएगा। लेकिन हम रेफरेंस के रूप में आप समझ सकते हैं कि ऑस्टिन ये कहना चाह रहे हैं कि जो चार जो लोग थे, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, तो इन्होंने एक अपनी ही एक अपना संगठन बना लिया। मीन्स पूरे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में चार लोगों का बहुत ज़्यादा दबदबा था। ठीक है, तो ये दो बातें आप रेफरेंस में यहाँ याद रख सकते हो। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो मिरर है, अब देखो यहाँ संविधान का कोई अपना मिरर तो होता नहीं है ना, लेकिन यहाँ भाव क्या है इस मिरर का, भाव यहाँ पे ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अभी मैंने आपको जो प्रीमेबल की जो बात बताई,
दोबारा से अगर मैं आपको जस्ट कुछ सेकंड के लिए दिखाऊं, तो ये देखो क्या है, ये मिरर ही है। मतलब जिसको संविधान जिसने नहीं पढ़ा है, तो वो सिर्फ इस मिरर को देख ले एक बार, तो इस मिरर से ही उसको आइडिया मिल जाएगा कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के में अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेम यहाँ पे क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात की गई है, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो पावर है वो लोगों के हाथ में रहेगी। ठीक है, इसके अलावा इंडिविजुअल के राइट के प्रोटेक्शन की बात की गई है। यूनिवर्सल सफ्रेज मतलब सभी को, हमारे यहाँ वोटिंग राइट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट आर्म्स मीन सेपरेशन ऑफ पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। और इसके अलावा जो सिटीज़न हैं उनको गारंटी किए गए फंडामेंटल राइट्स, और सभी लोग हैं वो इक्वल हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मिरर जो है, तो इसमें भी देखो सेम वही वर्ड रिपीट हो रहे हैं, और ये सारे वर्ड आपको अपने आंसर में लिखने भी हैं, तभी आप जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसफिकल जो प्रीमाइसिस है वो आप शो कर पाएंगे। ठीक है, हाँ इतना मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ आप इतना ही अपनी बुक में अंडरलाइन करें और उसी को पढ़ें, इससे बाहर आपको बिल्कुल भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो फिर से कुछ फैक्ट आ गए जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। जैसे 24 जनवरी 1950 में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसकी फाइनल सेक्शन बुलाया गया था। ठीक है ना, मीन्स फाइनल मीटिंग हुई थी कि भाई हमने बहुत सारी मेहनत, देखो कई बार होता है हम किसी कोई टास्क पे हम लगते हैं, कोई हम प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, तो वो बन के तैयार हो गया मान लो। ठीक है, तो बन के तो तैयार हो गया था वो 26 नवंबर को। ठीक है, वो हम पहले उस डेट को देख चुके हैं, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, तो अब उसको साइड कर दो। तो एक बार क्या हुआ, अब 24 जनवरी को एक बार फिर से बुलाया गया मीटिंग कि भाई आज हम फिर से एक बार इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और एक तरीके से जो 26 जनवरी से जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा केम इन टू फोर्स होगा, ठीक है, उसको लेके ये मीटिंग थी। तो 2 दिन बाद ही 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उससे ठीक 2 दिन पहले सिर्फ एक फाइनल सेक्शन बुलाया गया था। ठीक है ना, और उसमें जो राजेंद्र प्रसाद हैं उसको पहला प्रेसिडेंट चुना गया। और एक तो ये बात आप ध्यान रखें फैक्ट में, फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। और कॉन्स्टिट्यूशन कब केम इन टू फोर्स, 26 जनवरी 1950 को। फाइनल सेशन कब बुलाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। बन के कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। ये 4 डेट आप जरूर याद रखें। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे जब वो बन के तैयार हुआ पूरा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप फैक्ट के रूप में याद रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो जवाहरलाल नेहरू का एक यहाँ पे पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ द साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में हमने जो इतनी मेहनत की, इतनी जो डिबेट हुई और पूरा जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, ये एक्चुअल में शो करता है साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन को। साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल का मतलब ये होता है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, कि मीन्स हम गुलाम रहे हैं बहुत टाइम से। ठीक है, और कितना ब्रिटेन ने हमें परेशान किया, हमें गुलाम बनाया, कितनी सारी और प्रॉब्लम्स हमने झेलनी है। तो अब जो हम आज़ाद हो गए हैं, तो एक तरीके का ये साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति है ये, कि हम अपने जीवन की जो बागडोर है वो अब खुद के हाथों में लेते हैं, और खुद को हम फ्री बना के, और हम अपने आप का खुद का भी विकास करेंगे, खुद को भी डेवलप करेंगे और कंट्री को भी डेवलप करेंगे। तो बस इतना इसमें है कि जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ये एक साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें पॉइंट। आगे चलते हैं, कुछ और फिलोसफिकल जो एस्पेक्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, वो क्या क्या थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट वही हो रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो बेस्ट पॉलिटिकल और लीगल माइंड उस समय इंडिया में जो थे। लीगल माइंड मतलब जो लॉ के जो जानकार थे, जैसे उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर। तो लीगल माइंड जो लोग थे, जो बेस्ट पॉलिटिकल जो माइंड थे, मीन्स इनको राजनीति की समझ थी, समाज की समझ थी, तो वो सारे लोग ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में उसके मेंबर थे। और इसमें फिर उन्होंने यही बोला है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे, वो डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो ये सारे एक धागे के रूप में बन के हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करते हैं। फ्रीडम आपको पता ही है, जस्टिस न्याय होना, मतलब सबके साथ न्याय होगा। इक्वालिटी मीन सभी लोग इक्वल। सोशलिज्म का मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री हैं, ठीक है ना, जो हमारी लाइफ को ज़्यादा अफेक्ट करती, इम्पैक्ट करती हैं, तो वो सारी गवर्नमेंट के हाथों में होंगी।
ठीक है ना। तो सेकुलरिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी मेजर इंडस्ट्रीज को, और ये हुआ सोशलिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया का, और हमारे यहाँ सभी धर्म बराबर हैं। डेमोक्रेसी आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें फ्रेम की गई थी। इसके अलावा अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट मेंबर की बात करें, जिनके जो विजन थे, जिनकी जो थ्योरी थी, जिनके आइडियाज़, वो भी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में झलकते हैं। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट आप नाम लिख सकते हो, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें भी आप रेफरेंस के रूप में आप याद रखें कि जो ग्रेनवेली ऑस्टिन, ये नाम है, ऑस्टिन पहले भी आया है, आपको पता ही है, इसी चैप्टर में हमने देखा था, जिसने ओलिगार्की की बात की थी। तो ग्रैनविल जो ऑस्टिन है, उसने अपनी एक बुक लिखी, उसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। उस बुक में ये क्या कहते हैं, उस बुक में ये कहते हैं कि जो सरदार पटेल थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे प्रिंसली स्टेट पब्लिक सर्विसेज, मींस जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और इन सब को लेके उनका ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट था, इसीलिए वो होम मिनिस्टर बने। नेहरू जो थे वो फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना, सोशल रिफॉर्म लाना चाहते थे, ठीक है, तो वो पीएम बने। तो मेन है कि जो ग्रेविन ऑस्टिन है वो अपनी इस बुक में बताते हैं, जो हमने ऊपर पॉइंट देखा भी, कि जो कुछ मेंबर्स, इंपॉर्टेंट मेंबर जैसे नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल, तो उनका जो विजन था, उनकी जो थ्योरी थी, उनके जो फिलोसफिकल जो उनकी सोच थी, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती है। तो वो कौन सी ऐसी फिलोसफिकल चीज़ें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाई गई? तो उसमें सबसे पहले सोवरेनिटी, मैं आपको बता चुका हूँ कि सोवरेनिटी का मतलब है कि हम आज़ाद हैं, किसी बाहर के देश का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, वी आर सोवरेन कंट्री। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, आपको पता है कि जिसमें सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें अंदर जो लिखा हुआ है ना, आप प्लीज़ ये ना लिखें, ये आप अपने वर्डों में भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने इसमें अंदर जो है वो अंडरलाइन नहीं किए हैं, ठीक है। बस आपको समझ आ गया ना कि सोवरेनिटी का मतलब क्या है, तो बस आप अपने शब्दों में आप लिख लीजिए। सोवरेनिटी आप ज़रूर लिखें, लेकिन उसके अंदर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसका मतलब यही है कि हम फ्री हैं और बाहर किसी अदर कंट्री का हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का मतलब ये है जहाँ पे सभी लोग जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है, और लोगों की मीन्स लोग चुनेंगे अपने या लोगों को बोलने का अधिकार होगा। तो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ है वो तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बस आप उसमें लिखिए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, यहाँ है ना, इक्वल इंपॉर्टेंस टू द वॉइस ऑफ ऑल, ठीक है। ये बिल्कुल मेन एसेंस है डेमोक्रेटिक वैल्यू का। फिर है डिसीजन मेकिंग बाई कंसेंसस, मतलब कोई भी जब हम डिसीजन लेंगे तो आपसी सहमति से लेंगे, ठीक है ना, ये है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन, इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम अपनाया गया, आपको पता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे, और जो नीचे बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे पंचायतें हैं, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये जो अकोमोडेशन का मतलब ही है कि जो हमने ये ऊपर जितने भी सिद्धांत जो हमने देखे, जो फिलोसफिकल जो एंगल्स पे जो बातें की, ये सारी हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेवल पे पहुंचाने की कोशिश की है। आर्ट ऑफ सिलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, इसका मतलब ही है कि आपको पता है कि समय के साथ हम अपने जो कानून हैं उनमें बदलाव भी करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। हम समय के साथ जब भी हमें लगता है कि हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है तो हम उसमें मॉडिफाई करते हैं और उस बेहतर तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम चुनते हैं अपने लिए। तो ये भी एक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफिकल एस्पेक्ट दिखाता है, शो करता है। फिर फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ सबको मिले हुए हैं, आपको पता ही है। सेकुलर स्टेट है, ठीक है, मीन्स कोई ऑफिशियल रिलीजन हमारा नहीं है, ठीक है, सभी रिलीजन इक्वल हैं। तो ये भी आप बना के जो मैं बोल रहा हूँ वैसा लिख सकते हैं। सोशलिज्म का मतलब ही है कि जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है ना, उनको कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। तो ये आप रख सकते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री को ही बोलते हैं सोशलिज्म। एडल्ट फ्रेंचाइजेज का मतलब है कि सभी को इक्वल वोट है, राइट टू वोट का। तो ये सारे जो कुछ पॉइंट मैंने आपको बात किए, ये भी प्रिंसिपल्स में ही अलग अलग आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा कि अब देखो हमने सारी अच्छी अच्छी बातें देखी, लेकिन कुछ लोग क्रिटिक्स भी करते हैं, तो ये क्रिटिक्स वाला पॉइंट भी आप ज़रूर याद रखें, ठीक है ना, कि किन किन लोगों ने क्रिटिक्स किया है, किन किन लोगों ने आलोचना की है।
कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया सभी कम्युनिटीज़ को। देखो हमने ऊपर तो ये देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सेक्शन को रिप्रेजेंट किया, लेकिन कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं है। तो कौन ऐसे लोग हैं उनको हम रेफरेंस में देखेंगे। सबसे जो पहला है, कुछ लोग जो क्रिटिक्स के उसमें वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो एलाइट बॉडी थी। एलाइट का मतलब है अमीर लोग, उसमें बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही जो पावरफुल पोजीशन जिनकी थी, सिर्फ उन लोगों की बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। मीन्स जो कॉमन पीपल थे, कॉमन पीपल का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। कुछ लोग ऐसे क्रिटिक्स करते हैं। दूसरा जो है जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी आप नारायण भी कह सकते हो, इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो रिस्ट्रिक्टेड एंड कार्ब्ड थी। तो रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ही है जो एक किसी दायरे में बंध जाना। जैसे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आप अपने माइंड को ना कभी भी रिस्ट्रिक्टेड ना बनाइए। रिस्ट्रिक्टेड माइंड का मतलब है जो एक तरफा ही सोचता है। देखो, आप कोई भी घटना होती है आपके जीवन में, ठीक है, समाज में भी घटना होती है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अलग अलग एंगल पे भी सोचें। जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, हमारा क्या है, हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोई भी हमारे यहाँ स्कीम आई, मान लो, ठीक है, सरकार ने कोई पॉलिसी अपनाई, कोई स्कीम आई, तो हमारे यहाँ ना लोग बहुत अच्छे से उसको पढ़ते नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, आप ऐसे समझो, जो जो हमारे यहाँ जो 3 बिल आए थे, ठीक है ना, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड जो हमारे बिल थे, मैं आप सभी से बस एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि क्या आपने सच में उन ड्राफ्ट को, जो जो एक्ट था, क्या उसको पढ़ा आपने? तो मैं पूरा वादे के साथ ये कह सकता हूँ कि आप में से 98-99% लोगों ने वो ड्राफ्ट नहीं पढ़ा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने न्यूज़पेपर में और इसके अलावा डिबेट में, यूट्यूब पे न्यूज़ वगैरह में, क्या आपने वो जो कृषि आंदोलन हुआ था, जो पूरा सड़कें जाम हो गई थी, तो क्या आपने वो चीज़ें, खबरें सुनी, देखी? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखो, इसका मतलब है कि आपने अपने माइंड को इंटेलेक्चुअल रूप से यूज़ नहीं किया। हम इंडियंस क्या है ना, हम इमोशनल ज़्यादा हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं। हम कभी भी अच्छे से चीज़ों को रिसर्च नहीं करते हैं। और रिसर्च करे भी कौन, क्योंकि उसमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो हमारा क्या है, हम सिर्फ क्या करते हैं कि कहीं से सुन लेते हैं, और जैसे भी हमारी अफवाहें होती हैं उसमें सही गलत, मान लो फॉर एग्जांपल, हम तो ऐसे लोग हैं कि कोई मोदी का सपोर्टर है तो वो उसी के सिर्फ एक तरफा ही सोचेगा। वो मतलब कभी उसमें 1% बुराई निकाल ही नहीं सकता उस गवर्नमेंट में। दूसरी तरफ जो उसके विरोध में है, उन विरोधियों को कभी भी एक सिंगल पॉइंट भी पॉजिटिव नहीं दिखेगा उस गवर्नमेंट में। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल जो माइंड होता है वो सही को सही और गलत को गलत देखे। और चलो ठीक है, एक हम निर्णय मान लो नहीं ले पाते, तो कम से कम हम बेहतर तरीके से रिसर्च तो कर सकते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है ना, ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, उसके अलग अलग एंगल, उसके अलग अलग पहलू पे बात कर सकें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि माइंड को आप रिस्ट्रिक्टेड ना करें, अपने माइंड को थोड़ा ओपन करें, और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप रिसर्च करें, अलग अलग लोगों की सुने भी, लेकिन उनको मानना नहीं है, उसके बाद आपको विचार करना है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आप इससे ले सकते हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको मेरा बिल्कुल नहीं मानना है भाई, आपको अंधी भक्ति नहीं करनी है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आप जो, जैसे मैंने अंडरलाइन जो नहीं की हैं चीज़ें, आप वो भी पढ़ें, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि नहीं, वो शायद सच में ज़रूरी नहीं है। तो इसके बाद जो आपका ट्रस्ट बनेगा ना, जो हमारा और आपका जो एक ट्रस्ट होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस में भी वो चीज़ खरी उतर रही है कि इसके अलावा चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं है। तो बस मैं आपसे ज़्यादा उसमें अंदर चला गया, मैं बस मैं ये कह रहा हूँ, अपने माइंड को रिस्ट्रिक्टेड ना करें प्लीज़, अपने माइंड को ओपन रखें हमेशा, ठीक है। तो सेम है जो जयप्रकाश नारायण है, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो रेस्ट्रिक्टेड थी, मीन्स एक पर्टिकुलर किसी फिक्स सोच में, उसमें एलाइट वर्ग थे, और बस उसी में वो जकड़ के रह गई, वो फ्रीली और ओपनली नहीं सोच पाई। कौन? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। किसके अकॉर्डिंग? जयप्रकाश नारायण के अकॉर्डिंग। फिर चर्चिल जो है, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ये असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, मीन्स उन्होंने कहा कि सिर्फ जो मेजर कम्युनिटी थी, ठीक है, मेजर कम्युनिटीज़ मीन्स जैसे हिंदू, तो उन्होंने कहा सिर्फ उसी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा जो साइमन है, उन्होंने भी कहा कि ये बॉडी ऑफ हिंदूज थे।
तो ये कुछ लोग हैं, जैसे साइमन हुए, चर्चिल, ठीक है, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, और ये कुछ अलग क्रिटिक्स जो हम कह सकते हैं, जिन्होंने कहा कि जो एलाइट बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉमन पीपल उसमें नहीं थे। तो ये क्रिटिक्स के रूप में आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। एक प्रोफेसर जो लाल सक्सेना है, उसका भी आप जरूर रेफरेंस में लिख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की जो मीटिंग होती थी ना, कांग्रेस की जो पार्टी थी, एक्चुअल में वही थी सिर्फ सारे डिसीजन लेने में। कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में तो हम ये नहीं कह सकते ना सिर्फ कांग्रेस के ही लीडर थे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में तो अलग अलग तबके से, अलग अलग सेक्शन से भी लोग थे, ठीक है। ऐसे भी लोग थे उसमें जो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अम्बेडकर, लेकिन फिर भी वो उस असेंबली का सदस्य थे ना। तो ये जो प्रोफेसर लाल सक्सेना ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बेशक से अलग सेक्शन में लोग हों, अलग सेक्शन के लोग थे, लेकिन जो मेन जो डिसीजन मेकिंग का काम था वो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में होता था। इसका मतलब जैसे जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं लगेगी तो उससे बाहर कांग्रेस अपनी मीटिंग करेगी, ठीक है, कहीं पे भी, और उस कांग्रेस की मीटिंग में जो चीज़ें डिसाइड होंगी वही सब अपनाई जाएंगी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, अकॉर्डिंग टू द लाल सक्सेना। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये भी विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो लोग हैं ये क्रिटिक्स के रूप में आप ध्यान रखें। और लास्ट में जो है ये सुभाष कश्यप, इसका भी आप रेफरेंस में लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट ए पॉलिटिकल और लीगल डॉक्यूमेंट, बल्कि वो सिटीजनशिप वैल्यूज़ को दिखाता है। तो ये पॉजिटिव है, याद रखना, क्रिटिक्स के लिए नहीं है, बस ये लास्ट पॉइंट पॉजिटिव रूप में है कि जो, तो इनको पहले कहीं पे भी आप, जब हम फिलोसफिकल जो प्रीमाइसिस हमने इतने देखे, तो वहाँ पे आप इस पॉइंट को सेट कर सकते हैं कि जो कश्यप है उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल और लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बल्कि ये हमारी वैल्यूज़ को दिखाता है, हमारे सिद्धांत को दिखाता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरा हमारा चैप्टर, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप प्लीज़ इसको अंडरलाइन करें, ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है। और आपसे मेरी भी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेहनत करें दोस्तों, ठीक है ना, खूब सारी मेहनत करें। थैंक यू सो मच।